Hello students, how are you? I hope you all will fine. स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम सी टेट के लिए पेपर नंबर 2 एसएसटी से रिलेटेड टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। हिंदी में इसे कहेंगे बंगाल में स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, हिंदी में ये टॉपिक रहेगा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। उस ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक है। सी टैट के पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक में से सी टैट में क्वेश्चन जो है वो पुट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सी टैट के एग्जाम में इस टॉपिक से आ चुके हैं पहले भी, और आगे भी होप है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। पहले हम इस टॉपिक के बारे में थोड़ी सी थ्योरी डिफाइन करेंगे, थोड़ी सी थ्योरी के बारे में पढ़ लेंगे। आखिर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल क्या है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त जो था वो क्या था। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कम से कम 15 या 20 एमसीक्यूज जो हैं वो लगाएंगे। तो क्लास जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप सी टैट की जगह एचपी टैट, यूपी टैट, किसी भी टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये क्वेश्चन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो एंड तक जरूर बैठना है आपने। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करना है, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को आपने लाइक भी ज़रूर करना है। बाकी आपकी अगर कोई क्वेरी रहती है इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको कुछ लगता है कि किसी और टॉपिक पे भी आप वीडियो चाहते हो, क्लास चाहते हो, तब भी आप मुझे कमेंट करके जो है वो बता सकते हो, या कोई भी क्वेश्चन आपके मन में आता है उसको आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो सबसे पहले ये जो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल थी ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, यानी कि इसको किसके द्वारा लागू किया गया था। इसको किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, उनका फोटो भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और कौन सा ईयर था, ईयर था 1793 का। ठीक है, 1900 जो 93 जो समय था वो रहेगा इस टाइम का। 1793 में ये जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था, और एरिया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसको इंट्रोड्यूस जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। अब की पॉइंट्स इसके पढ़ लेते हैं कि जमींदारों को जमीन का मालिक जो था वो बना दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त में जो जमींदार थे उनको जमीन का परमानेंट एक जो था वो मालिक बना दिया गया था उनको जमीन का। और किसानों को, जिनको रैयत कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, रेयट्स कहा जाता था। ठीक है, रैयत जिसको बोलते हैं, से लगान वसूली जमींदार ही करते थे। ठीक है, कौन करता था, जो किसान रहते थे जिनको रैयत कहा जाता था उस टाइम पे, रैयत। ठीक है, रैयत कहा जाता था। तो उनसे जो लगान की वसूली करते थे वो जमींदार करते थे। यानी कि अगर मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊं तो जितना भी एरिया ये रहेगा, इसको जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने क्या किया कि भूमि के बड़े बड़े जमींदार जो थे उनको बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में भूमि को दे दिया। ठीक है, एक बहुत बड़े टुकड़े के रूप में जमींदार को एक भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था, और उस जमींदार को ये कहा जाता था कि आप चाहे किसानों से जो है वो मजदूरों से किसी भी प्रकार से हेल्प करवा के उस जमीन में जितना भी जो एक तरह से उत्पादन होगा, ठीक है, उसको जो है वो एक तरह से लगान के रूप में वसूला जाता था। तो लगान देना किसका काम होता था, जमींदार का। ठीक है, लगान की वसूली करना पहले जमींदार जो थे वो किसानों से, जिनसे वो काम करवाते थे जमीन देकर, ठीक है, तो उन वो जो थे वो किसान जो थे वो जमींदार को लगान देंगे, और जमींदार जो थे वो आगे सरकार यानी कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनके पास जमा करवाएंगे। ठीक है, तो लगान वसूली कौन करते थे, जमींदार करते थे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि सरकार को फिक्स्ड रेवेन्यू देना होता था। ठीक है, सरकार को एक फिक्स्ड लगान देनी होती थी। ठीक है, एक एक मतलब कि डिसाइड कर दिया गया कि आपने इतनी ही लगान जो है वो देनी है। फिर चाहे आपके पास उत्पादन जितना मर्जी होता है, चाहे कम होता है, ज्यादा होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जो है एक फिक्स्ड रेवेन्यू जो है वो सरकार को देना है, यानी कि एक
एक परमानेंट एक लगान फिक्स्ड कर दी गई थी कि आपने इतनी ही देनी है, ठीक है? इतनी ही लगान जो है वो आपने देनी है। नेक्स्ट है रिवेन्यू फिक्स था लेकिन किसानों पर दबाव बढ़ा, ठीक है? तो यानी कि जो एक लगान थी वो फिक्स्ड थी कि हाँ, इतनी ही हमें लगान चाहिए, लेकिन किसानों पर दबाव बढ़ा। किसानों पर क्यों दबाव बढ़ा? क्योंकि किसी वर्ष हो सकता है बाढ़ से या किसी और प्राकृतिक मतलब आपदा के कारण, तूफान से, बारिश से, ओलों से, मतलब बहुत सारी जो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उनके कारण अगर उत्पादन उतना नहीं हो पाया तो किसान उतनी लगान कहाँ से देंगे, ठीक है? तो किसानों के ऊपर एक दबाव बढ़ गया कि हाँ, हमें इतनी लगान हमें सरकार को यानी कि जमींदारों के पास जमा करवानी है, ठीक है? तो जमींदार जो थे वो तो वसूली करेंगे, चाहे फिर वो उत्पादन कितना मर्जी हो फसल का। तो ये जो था एक बहुत बड़ा एक आप इसको कह सकते हो कि एक किसानों के ऊपर बहुत बड़ा एक काला कानून की तरह इसने काम किया कि एक फिक्स्ड कर दिया गया कि हाँ, हमें इतना ही रेवेन्यू जो है वो आपसे चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या हुआ। अब आगे हम एमसीक्यूज इन्हीं की पॉइंट से हम एमसीक्यू लगाते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट आखिर था क्या, ठीक है? तो परमानेंट सेटलमेंट से आपसे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, ये कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो आपसे बना के पूछ सकते हैं, ठीक है? तो वो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर परमानेंट सेटलमेंट जो है वो कब लागू हुआ था, यानी कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, तो ये तो हमें पता चल ही गया 1793 में, ठीक है? 1793 में, ठीक है? 1793 में ये लागू हुआ था परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है? स्थायी बंदोबस्त, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है किसने शुरू किया था? तो इस स्थायी बंदोबस्त को किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कार्नवालिस ने, ठीक है? किसने? लॉर्ड कार्नवालिस जो थे, कॉर्नवालिस जिसको कहा जाता है, उनके द्वारा इस परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था, ठीक है? बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट में पूछा गया है कि परमानेंट सेटलमेंट जो थी वो किस क्षेत्र में लागू हुआ था। तो जो स्थायी बंदोबस्त था वो किस क्षेत्र में लागू हुआ था? पंजाब में, बंगाल में, मद्रास में या बॉम्बे में? तो आपने जैसे देखा है इस वीडियो का टॉपिक या हेडिंग ही यही था कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ठीक है? तो ये कहाँ पर लागू हुआ था स्थायी बंदोबस्त? बंगाल में, ठीक है? बंगाल में ये लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन बना? तो जो ये परमानेंट सेटलमेंट थी, इस व्यवस्था में भूमि का मालिक किसे बना दिया गया था? तो इसमें किसान को या अंग्रेज को, जमींदार को या पंचायत को? तो इस व्यवस्था में ऑप्शन नंबर सी, जमींदारों को जमीन का यानी कि भूमि का मालिक जो था वो बना दिया गया, ठीक है? यानी कि जैसा कि मैंने आपको समझाया कि एक बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा लेकर एक जमींदार को सौंप दिया जाएगा, फिर चाहे वो मजदूर लगाए, चाहे वो किसान लगाए, चाहे वो किसी के भी से भी काम करवाता है, सरकार को सिर्फ उससे फिक्स्ड रेवेन्यू चाहिए, ठीक है? और वो किस पे दबाव डालेगा? वो किसानों के ऊपर दबाव डालेगा। तो लगान वसूली का काम भी जमींदार करते थे और उनको ही जमीन का मालिक जो था, भूमि का मालिक जो था वो बना दिया गया था, किसके अंडर? परमानेंट सेटलमेंट के अंडर, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं कि जो परमानेंट सेटलमेंट थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो परमानेंट सेटलमेंट थी यानी कि स्थायी बंदोबस्त था, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, वो क्यों लागू की गई थी, उसको क्यों लागू करने की जरूरत पड़ी, उसका उद्देश्य क्या रखा गया, ऑब्जेक्ट क्या रखा गया? किसानों को स्वतंत्र करना, उद्योग बढ़ाना, शिक्षा में सुधार या स्थायी राजस्व प्राप्त करना। तो एक परमानेंट एक रिवेन्यू, फिक्स्ड रिवेन्यू जो था वो सरकार को चाहिए था, इसलिए उसने जो था परमानेंट परमानेंट राजस्व के लिए जो था वो उसने जो था वो परमानेंट सेटलमेंट जो थी वो उसका ऑब्जेक्ट उसने रखा था, यानी कि उसको इसीलिए लागू किया था कि सरकार के पास एक स्थायी राजस्व जो है वो प्राप्त होता रहे, फिर चाहे जो उत्पादन है वो चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? तो एक स्थायी राजस्व प्राप्त करने के लिए जो था वो परमानेंट सेटलमेंट जो था वो लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट में किसानों को क्या कहा जाता था? तो परमानेंट सेटलमेंट में किसानों को कहा जाता था रैयत, ठीक है? क्या कहा जाता था? रैयत कहा जाता था, रैयत, ठीक है? किसानों को रैयत कहा जाता था, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 3, किसानों को रैयत कहा जाता था स्थायी बंदोबस्त के अंदर। नेक्स्ट है कि परमानेंट सेटलमेंट जो थी उसके तहत राजस्व किसे देना होता था? तो राजस्व जो है वो किसे देना होता था? ऑप्शन नंबर बी, जमींदार को देना होता था। किसे देना होता था? जमींदार को राजस्व जो है वो देना होता था, वही वसूली करते थे लगान की।
यदि जमींदार राजस्व ना दे पाए तो क्या होता था? तो जमींदार अगर जो है वो सरकार को राजस्व नहीं दे पाते थे तो क्या होता था, जमीन नीलाम हो जाती थी, यानी कि उससे उस जमींदार से उस जमीन को लेकर किसी और जमींदार को वो जमीन जो थी वो सौंप दी जाती थी, उसकी नीलामी कर दी जाती थी उस जमीन की, ठीक है। तो एक जमींदार के ऊपर भी प्रेशर रहता था सरकार की तरफ से कि हाँ उनको इतना राजस्व वसूलना ही वसूलना है, और किसानों के ऊपर तो रहता ही रहता था कि जमींदार को हमने इतना लगान जो है वो देना ही देना है, ठीक है। तो एक तरह से इसमें जमींदार भी पिस रहे थे और किसान भी पिस रहे थे, ठीक है। तो ये परमानेंट जो सेटलमेंट थी उसमें जो था वो जमींदार अगर जमींदार राजस्व नहीं दे पाते थे तो जमीन जो थी वो नीलाम हो जाती थी। नेक्स्ट है कि परमानेंट सेटलमेंट का सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव क्या था? तो सबसे बड़ा एक नेगेटिव जो इफेक्ट पड़ा वो क्या पड़ा? ऑप्शन नंबर ए, किसानों का शोषण हुआ, ठीक है। किसानों का बहुत ज्यादा शोषण हुआ, क्योंकि जमींदार जो थे वो नहीं चाहते थे कि हमारी जमीन जो है वो हमारे हाथों से निकल जाए, हम जो है हमारी जमीन के मालिक अब ना रहें, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो किसानों के ऊपर प्रेशर बनाते थे, जिनको रैयत कहा जाता था, उनका वो बहुत ज्यादा शोषण करते थे, उनसे दिन रात उन्होंने मेहनत मेहनत करवानी, दिन रात उनसे खेतों में काम करवाना, यानी कि उनका वो बहुत ज्यादा एक शोषण जो था वो बढ़ गया था। एक नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ा था परमानेंट सेटलमेंट का। नेक्स्ट है कि परमानेंट सेटलमेंट किस प्रणाली का हिस्सा थी? तो परमानेंट जो सेटलमेंट थी ये किस प्रणाली का हिस्सा थी? ऑप्शन नंबर सी, जमींदारी प्रणाली का ये हिस्सा थी, ठीक है। किस प्रणाली का? ऑप्शन नंबर सी, जमींदारी प्रणाली का ये एक हिस्सा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है उसमें किसानों का सरकार से संबंध जो था वो कैसा था? तो किसानों का जो सरकार के साथ संबंध था वो कैसा था? प्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष था, स्वतंत्र था या मजबूत था? तो किसानों का सरकार के साथ संबंध जो था वो अप्रत्यक्ष था। अब अप्रत्यक्ष कैसा था वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सरकार ने क्या किया, सरकार ने एक मतलब एक, आप मान लो कि एक व्यक्ति को रखा जिसको नाम दिया उसने जमींदार। अब उसने क्या किया कि उसका जो किसानों के साथ संपर्क है वो टूट गया, क्योंकि उसने ये डिसाइड कर दिया कि जमींदार ही किसानों से जो है वो लगान जो है वो वसूली करेगा, ठीक है। जमींदार जो है वही किसान से लगान की वसूली करेगा, जो सरकार है वो सीधे जाकर किसान के साथ संपर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो ये किसान और सरकार का जो संबंध हुआ वो अप्रत्यक्ष हो गया, ठीक है। यानी कि वो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं रहा, उस जो किसान होते थे उनका संबंध जो था वो जमींदार के साथ ही होता था, क्योंकि जमींदार को ही उनको राजस्व जो था वो देना होता था, ठीक है। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है उसमें राजस्व जो था वो कैसा था? तो परमानेंट सेटलमेंट में राजस्व जो था वो अस्थायी था, बदलता रहता था, मौसमी था या स्थायी था? तो परमानेंट सेटलमेंट में राजस्व जो था ऑप्शन नंबर डी स्थायी था, ठीक है। कैसा था? स्थायी था। राजस्व जो था वो स्थायी था, फिक्स्ड कर दिया गया था उसको। ये बात मैंने आपको सबसे पहले जब हमने की पॉइंट्स पढ़े थे तभी हमने ये लाइन पढ़ी थी कि राजस्व को, रिवेन्यू को एक फिक्स्ड कर दिया गया था कि हाँ हमने इतना ही रिवेन्यू आपसे लेना है, हमें फर्क नहीं पड़ता है उत्पादन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन उत्पादन कर रहा है, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ फिक्स्ड रिवेन्यू आपसे चाहिए, ठीक है। और किससे लेते थे? सरकार जमींदार से, ठीक है। तो ये जमींदार के ऊपर भी प्रेशर रहता था और जो किसान है उनका जो सबसे ज्यादा शोषण होता ही होता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट जो थी उसमें राजस्व दर जो थी वो किसने तय की थी? तो उसमें राजस्व दर जो थी वो किसने तय की थी? क्या ब्रिटिश सरकार ने की थी, किसान ने की थी, जमींदार ने की थी, पंचायत ने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार ने। तो उसमें राजस्व दर जो थी वो ब्रिटिश सरकार ने तय जो थी वो की थी, ठीक है। एक फिक्स्ड रिवेन्यू जो तय किया गया था वो सरकार के द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा ये तय किया गया था, ठीक है। इसको किसी किसान ने, जमींदार ने या पंचायत ने तय नहीं किया था, इसको ब्रिटिश सरकार ने तय किया था कि हाँ हम इतना ही फिक्स्ड रिवेन्यू जो है आपसे इतना ही लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमानेंट जो सेटलमेंट थी उससे किस वर्ग की शक्ति बढ़ी थी? कौन सा ऐसा वर्ग था जिसकी शक्ति जो थी वो बढ़ गई थी, ठीक है। क्या वो किसान थे? किसान तो क्यों होंगे, क्योंकि किसान का तो सबसे ज्यादा शोषण हो रहा था। मजदूर थे, मजदूरों का भी शोषण ही हो रहा था एक तरह से। व्यापारी क्यों होंगे? तो जमींदार थे, ठीक है। एक जमींदार जो थे उनकी शक्ति जो थी वो बढ़ गई थी,
क्योंकि उनको जो था वो किसानों से काम लेकर जो था वो राजस्व जमा करवाना होता था, ठीक है। तो एक तरह से वो भूमि के स्वामी बन गए थे, ठीक है। उनके पास एक सरकार के द्वारा एक भूमि का टुकड़ा दे दिया गया था बहुत बड़ा, जिसको वो एक तरह से भूमि के स्वामी बन गए थे। वो किसानों को शोषण करके उनसे लगान वसूल कर रहे थे और वो सरकार को उसको दे रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि परमानेंट सेटलमेंट का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ा। तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा है परमानेंट सेटलमेंट का यानी कि स्थायी बंदोबस्त का, वो उद्योग का, किसान पर, किसान सैनिक पर या व्यापारी पर। तो किसानों पर, जिनको रैयत कहा जाता था उस टाइम में, स्थायी बंदोबस्त के टाइम, उनके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो उस परमानेंट सेटलमेंट का पड़ा है, ठीक है। जो स्थायी बंदोबस्त था उसका सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट किसी को किया है तो वो रैयत को यानी कि किसानों को किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार की भूमिका क्या थी। तो परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार की भूमिका क्या थी? न्याय करना, सैनिक बनाना या कर वसूलना या शिक्षा देना। तो जो जमींदार की भूमिका होती थी वो कर वसूलना वाली होती थी, ठीक है। वो कर वसूलता था, वो किसानों से एक कर वसूली करते थे और वो सरकार को एक फिक्स्ड रिवेन्यू जो थे वो जमा करवाते थे, ठीक है। तो उसकी भूमिका कर वसूलना थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट में जो परमानेंट शब्द है उसका क्या अर्थ है, यानी कि स्थायी बंदोबस्त में स्थायी शब्द जो है वो क्या है, उसका अर्थ क्या है, स्थायी क्यों रखा गया, ठीक है। तो स्थायी शब्द का अर्थ जो है वो ऑप्शन नंबर बी स्थायी है। परमानेंट शब्द का अर्थ जो है वो स्थायी है, क्योंकि फिक्स्ड एक रिवेन्यू सेट कर दिया गया था, इसलिए इसको परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त ही इसका नाम जो था वो रख दिया गया था। तो परमानेंट शब्द का अर्थ जो था वो स्थायी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परमानेंट सेटलमेंट में किसानों की स्थिति कैसी थी। तो किसान जो थे उनकी स्थिति जो थी एक तरह से निर्भर थे वो, ठीक है। वो उनकी स्थिति जो थी वो निर्भर थी, स्वतंत्र नहीं थी, समृद्ध नहीं थी, सरकारी कर्मचारी वाली नहीं थी, निर्भर थी। वो एक डिपेंडेंट थे, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे? वो जमींदारों के ऊपर डिपेंडेंट थे, जो उनको जमीन जो थे वो एक तरह से उनको जमीन जो थे वो मतलब देते थे, मतलब कर के रूप में उनसे बहुत ज्यादा जो था वो रिवेन्यू जो थे वो ले लेते थे, ठीक है। लगान जो थे वो वसूलते थे, राजस्व जो थे वो वसूलते थे, ठीक है। तो उनकी स्थिति जो थी वो निर्भर थी। नेक्स्ट है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है उसके अंतर्गत जमींदार किसे राजस्व देते थे। तो जमींदार जो थे वो किसको राजस्व देते थे? पंचायत को बिल्कुल भी नहीं, पंचायत की तो कोई भूमिका ही नहीं थी। किसान को क्यों देंगे? क्योंकि किसान से तो वो राजस्व वसूलते थे। तो ब्रिटिश सरकार को वो राजस्व अपना देते थे, ठीक है। जो जमींदार थे वो ब्रिटिश सरकार को अपना रिवेन्यू जो थे यानी कि जो एक राजस्व थे वो जमा करवाते थे ब्रिटिश सरकार के पास, ठीक है। नेक्स्ट है कि परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या था। जो एक दीर्घकालिक उद्देश्य था यानी कि लंबे समय की सोच क्या थी, उसके लिए एक लंबा सोच क्या रखा गया था, क्या उद्देश्य रख के इसको परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था। तो क्या वो कृषि सुधार होगा, प्रशासनिक स्थिरता होगी, शिक्षा विस्तार होगा, व्यापार विकास होगा। तो ये जो लागू किया गया था लंबे समय के लिए, ये प्रशासनिक स्थिरता के लिए किया गया था, ठीक है। प्रशासनिक स्थिरता के लिए परमानेंट सेटलमेंट को लागू जो था वो किया गया था, ठीक है। दीर्घकाल के लिए इसको लागू प्रशासनिक स्थिरता के लिए किया गया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप क्लास को लाइक करके ज़रूर जाएंगे, क्योंकि इसी तरह की और भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो आप चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि जितनी भी क्लासेस इस चैनल पर आगे आने वाली हैं उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास पहले ही पहुँच जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को ज़रूर शेयर करेंगे आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है और बहुत इंपॉर्टेंट ये हिस्ट्री का टॉपिक है, जिससे रिलेटेड केवल सी टैट में ही नहीं बल्कि एच पी टैट में, यूपी टैट में, एच टैट में, हर तरह के टैट में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।